नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये बेसिकली है तो इंडियन वीडियो, लेकिन ये जवाब है पाकिस्तानियों को। ये जवाब है कि हम अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करते हैं, उन्हें कैसे रखते हैं। और ऐसी एक माइनॉरिटी है हमारी पारसी कम्युनिटी। बहुत असल माइनॉरिटी हम उसे उन्हें कहेंगे, पारसियों को, या जो और उससे भी कम है। असल माइनॉरिटी वही है, बाकी तो सब मेजोरिटी में है, मतलब जो सेकंड मेजोरिटी जो है वो। तो ये चैनल है गेट सेट फ्लाई लर्न का, और इसका टाइटल है वाई आर पारसीज सो रिच। आपको पता ही है कि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो पारसियों के हैं, टाटा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, और ये आंखें खोल देने वाला है वीडियो पाकिस्तानियों के लिए। Hi guys, this is Nikita and Tata's, Godrej, Poonawala's, Vadiya's बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में क्या चीज कॉमन है? वेल, ये सब पारसीज है। विद द पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 50,000, पारसी इंडिया की बड़ी जनसंख्या में सिर्फ एक छोटी सी बूंद है, लेकिन फिर भी ये इतने अमीर है कि इनकी कम्युनिटी में अगर किसी की भी मंथली सैलरी 90,000 से कम होती है तो उसे गरीब माना जाता है। बट 90,000 से कम सैलरी वालों को गरीब माना जाता है। पर मंथ की सैलरी बता रही हैं ये। तो पाकिस्तानी रुपए में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 3 रुपए से भी ज्यादा है। तो करीब 2,70,000 रुपए पर महीने की सैलरी जो है वो हमारे यहाँ इंडिया में पारसी कम्युनिटी में गरीब समझे जाते हैं, इससे कम वाले। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज क्यों है ऐसे? क्योंकि उन्हें भी हम सबको बराबर के राइट्स हासिल हैं, उन सबको बराबर के हक हुकूक हासिल हैं। जो हम कर सकते हैं वही एक पारसी बंदा कर सकता है, वही एक मुस्लिम बंदा कर सकता है, वही एक जैन बंदा कर सकता है, वही एक सिख बंदा कर सकता है, वही एक ईसाई बंदा कर सकता है। कोई भी कर सकता है। मजहब के नाम पर पाकिस्तान की तरह भेदभाव हमारे यहां नहीं है कि तुम पीएम बन सकते हो, मुस्लिम हो, और तुम चूंकि हिंदू हो या पारसी हो, जो भी हो, तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं। बहुत बड़ा फर्क है ये, बहुत बड़ा फर्क। और जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि हमारा इस्लामिक मुल्क है और ये है वो, ये सब वाहियात बातें हैं, ये सब वाहियात बातें। बट काफी कम लोग ये जानते हैं कि पारसीज के सक्सेस के पीछे 2 मेजर रीजंस थे। नंबर 1 ओपियम ट्रेड एंड नंबर 2 गुड रिलेशंस विद ब्रिटिशर्स के पहले भारत में राज कर रहे डच पीपल। सो 1820s में ओपियम का ट्रेड करके जमशेदजी जीजी बॉय इंडिया के रिचेस्ट आदमी बन गए थे। उस टाइम पे सिर्फ ये बिजनेस करके उन्होंने 2 करोड़ कमा लिए थे। 1820s की बात कर रहे हो। फिर जीवनजीत नाम के 2 पारसी भाइयों ने तो चाइना में 7 से भी ज्यादा बड़े बड़े शिप्स ओन कर लिए थे, और चाइना के आधे से ज्यादा ट्रेड यही कंट्रोल करने लगे थे। इनफैक्ट जीवनजीत तो इतने अमीर बन चुके थे कि उन्होंने अपना सरनेम बदल कर रेडी मनी रख लिया था, क्योंकि उनके पास पैसा हमेशा तैयार ही होता था। बट पारसीज का ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं हुआ। चलो हल्का सा रिवाइंड करके देखते हैं। देखो, अर्ली 1700s में सूरत में डच सेटलर्स का काफी ज्यादा डोमिनेंस था, एंड वहाँ के पारसी कम्युनिटी से उनका काफी अच्छी फ्रेंडशिप ऑलरेडी हो चुकी थी। इतनी कि पारसी मर्चेंट्स के स्किल से इम्प्रेस होकर डच ने उन्हें चाइना जाकर ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर दिया था। फिर जब कुछ एम्बिशियस पारसीज चाइना जाकर सेटल होकर बिजनेस करने लगे, तब डच ने इनके बिजनेस में और मदद करने के लिए पारसीज को अपने खुद के डच ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेमाइसेस को भी यूज करने दे दिया था। बस यहीं से कई सारे पारसी फैमिलीज चाइना में सक्सेसफुली सेटल हो गए। इनफैक्ट कोटेवॉल रोड, बिस्नी रोड एंड मोडी रोड, हांगकांग यूनिवर्सिटी और हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HSBC, ये सारे रोड्स और इंस्टीट्यूशंस हांगकांग में आज भी मौजूद है, जो कि पारसीज ने ही खुद अपने नाम पर बनवाए हैं। वैसे क्वाइट फनीली डच और पारसीज के बीच की फ्रेंडशिप का लिविंग प्रूफ है नानकट है। नो, आई एम नॉट जोकिंग। एक्चुअली जब डच सूरत छोड़कर जाने लगे थे, तब एज अ टोकन ऑफ लव एक डच कपल ने अपनी जो बेकरी थी वो एक पारसी को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन तब के जो लोकल गुजरातीज थे उनको ये बिस्किट इतने नहीं भाते थे। सो इस पारसी ओनर को इस बेकरी को ट्रांसफॉर्म करने का एक सिंपल मगर एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। वो वही स्वीट डच ब्रेड को ड्राई करके बेचने लगे, और क्योंकि फारसी यानी कि पर्शियन में ब्रेड को नान कहते हैं और बिस्किट को खटाई बोलते हैं, तो उसका नाम रख दिया उन्होंने नान खटाई। एंड ये इतना हिट हुआ कि आज तक पूरे इंडिया में इसका इतना ज्यादा क्रेज है। बट वेट, आई नो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ओपियम कहाँ पे आया। वेल, ये पिक्चर में आया जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। देखो, तब तक बहुत सारे पारसीज गुजरात से मुंबई ऑलरेडी मूव हो चुके थे। इनफैक्ट गुजरात से मुंबई आने वाले पहले पारसी थे दोराबजी नाना भट्ट।
अब पहले तो ये यहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड पोर्चुगीज लोग जो थे उनके मैनेजर्स का काम करने लगे, लेकिन फिर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स मुंबई में आने लग गए तब दोराबजी इनके लिए कलेक्टर का काम करने लग गए। अब दोराबजी जो थे वो अपने स्किल्स में बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो धीरे धीरे वो ब्रिटिशर्स के भी आंखों में आने लगे। इनफैक्ट दोराबजी तो बस एक एग्जाम्पल है, पारसीज इन जनरल ही अपने स्किल्स और लिटरेसी की वजह से ब्रिटिशर्स की नजर में खास बन चुके थे। अब इंटरेस्टिंगली यही वो टाइम था जब ब्रिटेन ने रियलाइज कर लिया था कि चाइना में ओपियम यानी कि अफीम बेचने का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इसीलिए उन्होंने ये जो धंधा था वो बहुत ही फुल स्पीड में चालू कर दिया था, इतना कि चाइना लिटरली ओपियम एडिक्ट बन चुका था। अब जाहिर है ब्रिटिश को इस बूमिंग बिजनेस को और ज्यादा लेवरेज करना था, सो ये ट्रेड नेगोशिएशंस करने के लिए ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट इंडियन मर्चेंट्स की जरूरत थी, एंड पारसीज फिट द बिल। देखो, एज यू नो, काफी सारे पारसीज तो ऑलरेडी डच के टाइम से ही मुंबई में सेटल थे, एंड बाकी पारसीज बॉम्बे पोर्ट के थ्रू चाइना ऑलरेडी जाने लगे थे। बट इनिशियली तो चाइनीज ने उन्हें आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था। चाइना में उन्हें बाई ताऊ ही यानी कि व्हाइट हेड फॉरेनर्स बुलाते थे। अब देखो, पारसीज एक ऐसा सेक्ट है जिन्होंने अपने होम कंट्री में ही काफी ज्यादा प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी फेस कर लिया था, तो थैंक्स टू दैट एक्सपीरियंस चाइना में भी इन्होंने सक्सेसफुली सेटल होकर ओपियम ट्रेड में अपने आप को फुल्ली एस्टैब्लिश कर लिया। इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि इनिशियली तो वो ओपियम ट्रेड से साल भर का कुछ 37,000 रुपीज ऑन एन एवरेज कमा लेते थे, लेकिन सिर्फ 4 दशकों के बाद ही ये अमाउंट 1.5 करोड़ तक टच करने लगा था। वादियाज, जीजी बाईज, बालाजीज, रेडी मनीज, इन सब पारसीज ने ऐसे ही अपना फॉर्च्यून स्टार्टिंग में अर्न कर लिया था। इनफैक्ट आज भी पारसीज अपने इस मैसिव सक्सेस के लिए ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा मानते हैं। फन फैक्ट, आज भी ज्यादातर पारसीज के घरों में आप देखो ना तो वहाँ पर क्वीन या फिर एक रॉयल फैमिली का पिक्चर तो होगा ही होगा। इनफैक्ट आपको पता है वो क्वीन एलिजाबेथ को भी आखिरी क्वीन करके बुलाते हैं। अब इन सब के अलावा भी एक और रीजन था कि ब्रिटिशर्स ने इन सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए पारसीज को ही क्यों चुना। देखो, जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो इनके लिए यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर बिल्कुल ही एलियन था, बट एक कम्युनिटी थी जिससे वो हल्का सा रिलेट कर सकते थे, और वो थे पारसीज। पारसीज देखो लाइट स्किन थे, इंग्लिश बोलना जानते थे, और यहाँ तक कि बीफ और अल्कोहल भी कंज्यूम करते थे, जस्ट लाइक द ब्रिटिश। प्लस ब्रिटिशर्स के हिसाब से तो वो और ज्यादा स्किल्ड और एजुकेटेड भी थे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ओवरसी वॉयेजेस करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सारे हिंदू कास्ट में उस टाइम पे फॉरेन ट्रैवल को एक सिन माना जाता था। यस, इट्स ट्रू, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी को भी कुछ स्पेसिफिक टेम्पल्स में एंट्री देने को अलाउ ही नहीं किया गया था, जस्ट बिकॉज वो बाहर गांव जाके आ चुके थे। सो ऐसे करके धीरे धीरे सारे जो ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो सब के सब पारसीज को मिलने लग गए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पारसीज ने ब्रिटिशर्स का अंधाधुंध साथ दिया है। ब्रिटिश से क्लोज होने के बावजूद भी उन्होंने टाइम आने पर उनके खिलाफ भी आवाज उठाया है। अब क्या आपको पता है कि ब्रिटिश एरा में हुआ सबसे पहला राइट पारसीज नहीं किया था। What's even more shocking is कि ये राइट हुआ था कुत्तों पर। Yes, actually 1832 में ब्रिटिश सरकार ने मुंबई में स्ट्रे डॉग्स को मारने का एक लॉ पास कर दिया था। मतलब लिटरली लोगों को कैश मिल रहा था, कैश के रिवॉर्ड्स मिल रहे थे कुत्तों को मारने के लिए। अब ये चीज बैकफायर इसलिए हो गई कि इसके वजह से कई सारे लोग तो अपने खुद के पेट डॉग्स को पकड़ पकड़ कर मारने लग गए थे। लेकिन ज़ोरास्ट्रियनिज्म में डॉग्स एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जीव माना जाता है। पारसीज मानते हैं कि उनके मरने के बाद एक डॉग ही उनके सोल को हेवन तक लेके जा सकता है, और इसीलिए पारसीज ने इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक राइट बन गया, और फिर एंड में ब्रिटिश को ये लॉ वापस लेना ही पड़ा। अब आई नो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये तो उन्होंने सिर्फ डॉग्स के लिए किया, व्हाट अबाउट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल? सो वेल, काफी कम लोग ये जानते हैं, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया से जा रहे थे तो उन्होंने पारसीज को वार्न किया था कि देखो, यहाँ की हिंदू मेजॉरिटी तो तुम्हें खा जाएगी, लेकिन हम तुम्हें इंडियन पार्लियामेंट में एक स्पेशल स्टेटस दिला सकते हैं, तो क्या तुम्हें वो चाहिए? लेकिन तब पारसीज ने कहा था 1000 साल से हिंदूज ने हमारा ख्याल रखा है, हम हिंदूज के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए आप हमें मत सिखाओ कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। And they said to the British, for 1,000 years they've looked after us. Now you don't teach us about what the Hindus will do to us. You go. We don't need you here. We are quite comfortable with the Hindus. एंड इसीलिए अगर आप आज भी देखोगे पारसीज इंडिया में बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड साइन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। बट चलो, अगर आज की बात करें तो रिसेंटली एक इंटरनेशनल पोल में पिछले 100 साल के सबसे ज्यादा जेनरस और चैरिटेबल लोगों को रैंक जब किया गया था, तब उस लिस्ट में नंबर 1 थे जमशेदजी टाटा। एंड टाटाज आज भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। रतन टाटा अपने इनकम का 60% तो सिर्फ चैरिटी को दे देते हैं। पैंडेमिक के दौरान जहाँ पे कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को फायर कर रही थी, वहीं पे टाटा स्टील ने कोविड के वजह से मारे गए अपने एम्प्लॉइज के सैलरीज को कंटिन्यू रखा था। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर आदर पूनावाला ने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक को पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन बनाने के लिए 500 करोड़ डोनेट किया था। और पास में भी देखा जाए तो जीजी बॉय जी ने अपने पूरे जीवन भर में 2.5 लाख यूरो डोनेट किए हैं, जिसकी वैल्यू आज के दिन में कुछ 100 करोड़ होगी।
So all these are Parsis and all of them do heavy donations. अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक्चुअली इसकी प्रेरणा उनके रिलीजन ज़ोरास्ट्रियनिज्म में ही दी जाती है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म में पॉवर्टी यानी कि गरीबी को एक ईवल यानी कि एक बुराई के फॉर्म में माना जाता है और इस बुराई को जड़ से मिटाना हर पारसी का धर्म होता है और इसी की वजह से फिलैंथ्रोपी उनके कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। आपने वो पॉपुलर सेइंग तो सुनी ही होगी, पारसी दाई नेम इज चैरिटी, यानी पारसीज तुम्हारा नाम ही चैरिटी है। इनफैक्ट आप लोग को तो पता ही होगा पारसीज डेड बॉडीज ना क्रिमेट करते हैं और ना ही बरी करते हैं, बट वो डोक्यूमिनाशी यानी कि स्काई बरियल्स नाम की एक प्रथा को फॉलो करते हैं जिसमें वो डेड बॉडीज को नेचर में डिस्पोज कर देते हैं जहाँ पर वल्चर्स जैसे स्कैवेंजिंग बर्ड्स उससे धीरे धीरे खा जाते हैं। ना बिलीव इट और नॉट बट ये भी एक टाइप की चैरिटी ही है। यस, क्योंकि जानवरों को खाने के लिए अपना शरीर देना ये पारसीज का फाइनल एक्ट ऑफ चैरिटी कहा जाता है। मतलब बेसिकली मरने के बाद भी पारसीज चैरिटी करते ही रहते हैं। सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि पारसीज का ये जो चैरिटेबल नेचर है इसकी वजह से सबसे पहले तो वो अपने सेक्ट में किसी भी पारसी को गरीब रहने देते ही नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 90,000 रुपीज पर मंथ से कम अर्न करने वाले लोग इनके लिए गरीब होते हैं। इनफैक्ट डिड यू नो गरीब पारसीज की हेल्प करने के लिए पारसी कम्युनिटी जो होती है वो काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। कई सारे होमलेस पारसीज को तो पारसी कम्युनिटी ही घर प्रोवाइड कर लेती है। इनके रिलीजन में कजिन्स में शादी करना इतना कॉमन क्यों है? एंड हम अक्सर सुनते हैं कि पारसीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो क्या यही तो उसके पीछे का रीजन नहीं है? वेल, इसके पीछे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस पे हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके राइट के उसे देख सकते हो। इसके अलावा क्या आपका कोई पारसी फ्रेंड रह चुका है, और अगर हाँ तो आपने उनके नेचर में क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए या फिर उनके कल्चर में क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए? आपके जो भी आंसर्स है प्लीज उसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर लेना। आई वुड लव टू रीड इट। इसके अलावा अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था और पारसीज के बारे में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी है सब धर्मों के बारे में, सारे लोगों के बारे में। तो पारसीज जो हैं वन ऑफ द मोस्ट क्या कहूँ मैं, वेल बिहेव्ड और वेल्दी पीपल हैं इंडिया में। और पारसियों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो आपका बुरा कभी नहीं करते, क्योंकि बुरा वो सोचते तक नहीं है। अगर बुरा सोचते तो अपना शव ये जानते हुए कि मरने के बाद कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कि जो मेरी डेड बॉडी रह गई वो भी मैं दूसरों के काम आ जाए, चिड़ियों के काम आ जाए, पक्षियों के काम आ जाए, उसमें वो ले जाकर दे देते हैं कि भाई आप जो है आप वैसा कर लो, क्योंकि उससे कम से कम किसी का तो भला हो जाए, नेचर का ही भला हो जाए। दूसरी बात जो मुझे पता चली है, शायद मेरी एक फ्रेंड हैं इंस्टा पे, उन्होंने मुझे भेजा कि भाई पारसी हैं, कि कहा जाता है कि जी आप लोग वापस पर्शिया, मतलब वही जो ईरान और उधर क्यों नहीं चले जाते। तो देखिए, अब आने को तो इंडिया में बहुत सारे लोग आए, मुगलों के वंशज भी यहीं पे हैं, उसके पहले कई अंग्रेज़ों के वंशज भी यहीं पे हैं, बहुत सारे लोग आए, मतलब बहुत सारे लोग आए। उन्होंने इंडिया को अपना देश बना लिया, तो क्या हम सबको निकाल दिया हम लोगों ने? तो ये कहना उनको कि भाई आप अपने देश चले जाओ, तो ये भी गलत है। भाई इंडिया उनका देश है और ये हज़ारों साल से, 1200-1300 साल 1400 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। भाई वो यहीं की मिट्टी में रच बस गए हैं, तो ये देश भी उनका ही है जितना मेरा है, जितना बाकी किसी का है। तो ये उनसे कोई मत कहे कि भाई आप जो हैं वापस ईरान क्यों नहीं चले जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करो। देखिए, अब उनकी अपनी जो क्लोज्ड चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। अब उसमें हम ये कहें कि भाई आप ऐसा नहीं करते, तो आप वैसा नहीं करते, आप क्यों नहीं पॉपुलेशन बढ़ाते, तो वो उनकी, देखिए, पॉपुलेशन बढ़ाना और वो सारी चीज़ें उनकी मर्जी है। अच्छा, अब एक और कई सारी मिथ्स हैं। बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि भाई कि उनके जो नाम हैं वो बड़े इस्लामिक टाइप के नाम से, तो भाई वो उस इलाके से आए थे, उसमें चलन में था, तो उसका कुछ नाम में क्या रखा है सर? नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो कर्म देखने चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं। पारसीज की वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। टाटा इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है, वाडिया की इंडस्ट्रीज है, अदर पूनावाला ने वैक्सीन पूरे इंडिया में दी, पूरे दुनिया में फैलाई। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। भले ही 50,000 पारसीज हैं इस देश में, लेकिन वो
अरबों लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो रतन टाटा है या टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो 60% अपने मुनाफे का चैरिटी कर देती है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो चैरिटी कहाँ जाती है? बच्चों में, स्कूलिंग में, हॉस्पिटल्स में, दूसरी जगहों पे जहां लोगों को जरूरत है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि शायद भगवान ने पारसीज को हमारे लिए भेजा है, भारत के लिए भेजा है, और वो भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें गर्व है कि पारसीज हमारे यहाँ रहते हैं, और पारसीज को भी बहुत ज़्यादा गर्व है कि वो इंडिया में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा नया ज्ञान देगा, और इसको फैलाइए थोड़ा। लोगों में जागरूकता बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। तो इसको जितना शेयर करेंगे आप, अमूमन मैं शेयर करने को नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि हम कौन हैं, हमारे साथ कौन है, कौन हमारा दोस्त है, कौन कैसा है, हमारे लिए क्या सोच रखता है। तो पारसियों के बारे में आप लोगों को सोच जो है अपनी इस वीडियो को देखते हुए बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। और खैर हम लोग भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।